नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल साहब में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिस तरह से गाज़ा की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, यानी एक तो जंग बंदी का मामला है और दूसरे मरहले के लिए जो आगे के हवाले से पेशरफ्त हो रही है। और आज की अगर हम बात करें तो 6 मज़ीद कैप्टिव्स को रिहा किया गया और इन्हीं के साथ फिर फ़लस्तीनियों की जो महरूस रहे हैं एक अरसे दराज से उनको भी यानी रिहा किया जा रहा है। और इस हवाले से जो कुछ अभी जंग बंदी का जो पहला मरहला रहा वो कैसा रहा और क्या कुछ इसमें हुआ, और फिर इसके साथ साथ बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां सामने आई एक के बाद एक, उस पर हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप वाकईतन गाज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से चाहते क्या हैं, अमेरिका चाहता क्या है, मगरिब का क्या यानी ये क्या चाहते हैं, और फिर इसके साथ साथ अरब वर्ल्ड मिलकर इस वक्त क्या कर रहा है। और गाज़ा के मामले में मसले फ़लस्तीन के हवाले से बहुत सारी इस वक्त जो कुछ वेस्टर्न मीडिया में जो कुछ चल रहा है वो दरहकीकत क्या है और दरहकीकत मामला क्या है, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम लिबनान की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे और यूक्रेन वॉर के हवाले से भी हम बात करेंगे कि जो कुछ पेशरफ्त हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के इख्तिदार में आने के बाद। तो ओवरऑल इसके असरात, यानी अगर हम गाज़ा की बात करें तो मिडिल ईस्ट पर होने वाले असरात, बल्कि सारी दुनिया पर अब तक यानी पिछले 15 महीनों के दरमियान क्या कुछ असरात हुए और आगे के हवाले से भी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या तवक्का कर सकते हैं। और अगर यूक्रेन की जंग की भी अगर हम बात करें तो दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान एक टकराव रहा है और इस टकराव के भी असरात दुनिया में हुए हैं। और अब आगे के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जिस तरह की पेशरफ्त सऊदी अरब में हुई है यानी अमन बातचीत को लेकर। तो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के दरमियान आगे के हवाले से क्या लाहे अमल तय पाएगा, और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की वो पॉलिसीज जो ना सिर्फ अमेरिका को अंदरूनी तौर पर यानी उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, लेकिन उसके अलावा जो खारिजा सतह पर जो पॉलिसीज को वो अपना रहे हैं तो उसके असरात कौन से मुल्क पर कहां कहां किस तरह से हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप दरअसल किस मुल्क से क्या चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अगर हम देखें तो उन्होंने भारत का भी जिक्र किया है, उस पर भी हम ज़िमनी तौर पर जरूर बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। बिलखुसूस अगर यूएस एड की अगर बात करें तो जिस तरह का उन्होंने दावा किया है उस पर भी सरसरी तौर पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं मौजूद मेहमान डॉक्टर अर्शी खान साहब, दिफाई तज्जियाकार, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आज के हवाले से यहीं से चाहूंगा कि हम आगाज करें एक यानी जिस तरह से मरहलावार कैप्टिव्स को छोड़ा गया और फिर उधर से फ़लस्तीनियों को छोड़ा गया और दुनिया ये मंजर देख रही है कि एक यानी मलबों का यानी ढेर लगा हुआ है। वो इमारतें जो कभी इमारतें हुआ करती थी वो आज जो है मसमार है और उन्हीं ढेर पर ठहर कर हमास की जानिब से कैप्टिव्स को एक मुनज़्ज़म पैमाने पर हम कहेंगे कि जैसे एक मुल्क है कोई बड़ा और उसकी कोई फौज है और वो जो है कोई डील कर रहे हैं। ये सारी दुनिया में जो है एक किस्म का पैगाम जा रहा है। तो इस पर मुख्तलिफ अंदाज में मीडिया की जानिब से तबसरे हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आज भी वही मंजर यानी गाज़ा से सामने आ रहा है। तो मैं यहीं से चाहूंगा कि हम आगाज करें। ये जो पहला मरहला रहा डॉक्टर साहब, तो इस मरहले को आप कैसे देख रहे हैं? अब आगे के मरहले के हवाले से बातचीत चल रही है, लेकिन इसी दरमियान डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी धमकियां भी यानी इस पर भी तबसरे जारी रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जो पहला फेज है 6 या 7 वीक का जो पहला फेज था आपके 42 डेज का, जी, तो ये तो अब कंप्लीट होने वाला है। मेरे ख्याल से इसमें 2 हफ्ता बाकी है शायद। जी। और जो सेकंड फेज है उसके लिए हालांकि पहले से बात शुरू हो जानी चाहिए थी, उसको शुरू होनी चाहिए थी पहला फेज शुरू होने के 16वें दिन पे। जी, लेकिन लेट शुरू हुई। तो बात तो शुरू हुई है और ये भी जैसे मार्को रूबियो वहां पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो 16 तारीख को तेल अवीव में थे। तो वहां पे तो उन्होंने इंडिकेशन दिया और ट्रंप ने भी इंडिकेशन दिया कि इजराइल जो भी चाहे कर सकता है। जी। इस तरह का मतलब कि सीज फायर को वो मतलब वार में भी तब्दील कर सकता है। जी। लेकिन जो विटकॉफ थे, स्टीव विटकॉफ, जो स्पेशल इन्वॉय है ट्रम्प के मिडिल ईस्ट के लिए, जिन्होंने सीज फायर को वजूद में लाया। जी जी।
तो उनका ये कहना है कि नहीं, इसको हम पूरा करेंगे। तो इसका बेसिकली मकसद ये है, ट्रम्प ये चाहता है कि, और ट्रम्प की ये टीम चाहती है कि पूरी तरह से जितने भी इजरायली इनके हाथ में हैं, जी जी, हमास के हाथ में, वो छूट जाए। मेन मकसद उनका बेसिकली ये है कि इजराइल जो है वो इजरायली जो है वापस घर को आ जाए, ताकि इसे ट्रम्प भी जो पूरी दुनिया में कहें कि मैंने इनको वापस लाया जी, और फिर जो नेतन्याहू वो भी कहें कि मैंने इनको वापस लाया। इस बीच में आपने सुना होगा कि बिबास फैमिली के जो 2 बच्चे थे और 2 मर्द 1 औरत थे, जी जी, 4 लोग है ना, तो 4 लोग की जो बॉडी आई, उसमें कहा गया कि जो बच्चे की जो लाश थी वो गलत थी। हालांकि ये सब झूठ और फरेब है, और ये भी इन्होंने जो है मगरमच्छ का आंसू बहाया कि इनको जो है फलस्तीनियों ने, मतलब हमास ने मार दिया था जी। ये बेसिकली इजरायली स्ट्राइक्स में ही मारे गए थे जी। हाँ, आपको पता है कि 50 से ज्यादा लोग जो वहां मरे हैं कैप्टिव्स, तो उसको वो बॉम्बिंग में ही मारे गए। और आपको ये भी पता होगा कि जब सीज फायर शुरू होने वाला था जी, तो शुरू होने के पहले इन्होंने ऐसे ठिकाने पे बॉम्बिंग की है इजरायलियों ने कि जहाँ पे कैप्टिव्स मौजूद थे। मतलब कि वो अगर मर जाए तो बेहतर ही हो, इसलिए कि किस बेसिस पे आप बार्गेनिंग करेंगे। हमास ने जो बार्गेनिंग की है, तो हमास ने जो 7 अक्टूबर को वहां जो हमास घुसा था, तो वो तो टेररिज्म के लिए घुसा नहीं था जी। हमास तो खुद जो है, या जो फलस्तीनी है, वो तो खुद टेररिज्म के शिकार है जी। अब फलस्तीनियों के खिलाफ टेररिज्म कौन कर रहा है 1916 के बाद से, और 1948 के बाद से पूरी दुनिया देख रही है जी, कि कौन से लोग जो है अपने ही घर में खुद ही रिफ्यूजी बन गए जी। इजराइल तो बने नहीं, इसलिए कि 1916 में जो यहूदियों की आबादी थी पूरे फलस्तीन में, जो आज के डेट में इजराइल है, 5 से 6% थी जी। तो आज जो है 90 से ज्यादा मुल्क के लोग वहां पे आके बस गए, और वहां के जो लोग थे, मुकामी लोग, उनको उखाड़ दिया, और वही लोग आके उनको जो है वो जगह जगह भाग गए। वो लेबनान चले गए, साउथ में, तो गाजा में कुछ हो गए। तो गाजा की जो पूरी आबादी, उसकी 70 या 80% आबादी तो रिफ्यूजियों की है जी। हाँ, वो रिफ्यूजी जिनके मकान होते थे तेल अवीव में, हाँ, पहले तो तेल अवीव नाम था नहीं उसका जी। हाँ, उनके अभी भी घर मौजूद हैं। और 1949 या 50 का यूनाइटेड नेशन से जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन भी है जी, राइट टू रिटर्न, के जो लोग घर से भगाए गए हैं जानबूझ, मतलब बाई फोर्स, उनको वापस होने का अधिकार है जी। हाँ, वो अपने घरों को पहचानते हैं, इनको सब हड़पा हुआ है। तो मामला बिल्कुल, तो ये जो 7 अक्टूबर पूरी दुनिया में, देखिए इन्फॉर्मेशन जो है, ये भी वेपन है इन्फॉर्मेशन जी। हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में ये दिया गया, खास करके वेस्टर्न मीडिया जो है, वो तो एक जोकर मीडिया है आज के जमाने में जी। तो ये जोकरों ने और आपके जो जायनिस्ट मीडिया है, इन्होंने ये फैलाया कि जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई। हाँ जी। हाँ, 7 अक्टूबर 2023 से कैसे शुरू हुई? उसके पहले से जो भी हरकतें हुई हैं फलस्तीनियों के खिलाफ, उसमें तो डेथ और डिस्ट्रक्शन है, एक्सपल्जन है जी। 1948 में करीब 5 से 7 लाख लोगों को बेघर किया गया, 500 से गांव को खाली कराया गया जी। तो जेनोसाइड के शिकार जो हैं और होलोकास्ट के कत्लेआम के शिकार तो फलस्तीनी है वहां पे जी, जो खुद ही अपनी जमीन में खुद ही रिफ्यूजी बन गए जी। अब जो रिफ्यूजी बने तो अब उनको हटाने की बात चल रही है। हाँ, तो ये जो सीज फायर हुआ, तो इसमें मेन जो मकसद है, मुझे जो लगता है ट्रम्प का, देखिए जो ट्रम्प की टीम है, देखिए ट्रम्प जब मामला इसराइल का आता है, जब मामला इसराइल और फलस्तीन का आता है, तो ट्रम्प और उनकी टीम और नेतन्याहू में कोई फर्क नजर नहीं आता जी, सिवाय इसके कि इनकी शक्ल अलग अलग है और इनके वालिदैन अलग अलग हैं जी। लेकिन जो जहनियत है और जो इनका मंशा है, जो नियत है जी, वो बिल्कुल एक सा है। आपने देखा भी होगा मीटिंग में कि मेरे ख्याल से 16 तारीख को मार्को रूबियो जो थे वो तेल अवीव में थे जी, और उन्होंने वहां ओपनली धमकी दी, अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में ही बोला कि हमास को हम मिटा देंगे जी, हमास का कोई वजूद नहीं रहने देंगे, हमास का कोई रोल नहीं होगा गवर्नेंस में। मतलब भाई हमास जो है, हमास कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं जी। हाँ, वो तो वहां के लोगों की पार्टी है जो कि खुद तैयार नहीं थी इलेक्शन लड़ने के लिए 2006 में जी। कई लोगों ने उनको कहा, वेस्टर्न लोगों ने भी कहा, पीएलओ के लोगों ने कहा कि नहीं भाई इलेक्शन लड़िए। जब इलेक्शन में ये जीत गए बम्पर मेजोरिटी से जी, तो ठीक थोड़े दिनों के बाद जो है उन पे इक्तिसादी पाबंदी लगा दिया इजराइल जी।
ठीक है ना, तो वो तो समझिए कि पूरे जो फलस्तीनी है वो तो होस्टेज बने हुए हैं। जितने फलस्तीनी हैं, चाहे वो गाजा में हो या ईस्ट जेरूशलम में हो या आपके वेस्ट बैंक में हो, तो सारे के सारे वो होस्टेज हैं। जी जी। ना उनके पास अपना पासपोर्ट है, ना उनकी अपनी करेंसी है। जी हाँ। जब चाहे उन पे आप अटैक कर सकते हैं। और जब चाहे जो सेटलर है वहां पे, जो बाहर से आके बस रहे हैं, उनकी जमीन पे इलीगली कब्जा कर रहे हैं। जी। और वो इलीगल, जिसको यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी इलीगल कहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इलीगल कहा है। तो वो अब वो लोग भी मार रहे हैं, तो इजरायली फौज भी उनको मारती है और ये भी मारते हैं। जी जी। और जब मुकदमा जाता है तो मिलिट्री कोर्ट में जाता है। अब मिलिट्री कोर्ट में जाता है तो उसमें सिर्फ 3% जो है कन्विक्शन है सेटलर के खिलाफ, जो यहूदी सेटलर है वहां पे। जी। 97% नहीं है। तो मतलब अब इस तरह की जो, और ये तो इसलिए सीज फायर जो हुआ, तो इसमें आप देखेंगे मुसलसल फलस्तीनियों ने नरमी की चीज दिखाई। जी जी। अच्छे हाल में अच्छे से उनको रिलीज करना, उनको गिफ्ट देना, उनको पहुंचाना, सारा प्रोटेक्शन देना, बावजूद इसके कि इन्हीं लोगों ने पूरा डिस्ट्रक्शन किया वहां। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डेली जो है वेस्ट बैंक में, गाजा में, लेबनान में, सब जगह ये अटैक कर रहा है इजराइल। जी हाँ। जी हाँ। मेरे पास जो डेटा है आपके वहीं के सोर्सेस से कम 270 मरतबे 270 टाइम्स सीज फायर का वायलेशन है सिर्फ गाजा में। जी जी। जब से सीज फायर हुआ है। जी। और कई लोगों को इन्होंने मार दिया है, जिसमें वहां के ऑफिशियल भी हैं। 17 तारीख का डेटा मिला मुझे, 17 तारीख को मुझे डेटा मिला वहीं आपके गाजा से जी। ये जो बॉम्बिंग हुई थ्रू आउट आपके 500 मतलब 1.5 साल जी, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के 51 लोग मारे गए। और 97% जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आपके वेयर हाउस था, जिसमें सामान रखते थे लोग जी, वो सारा तबाह हो गया। और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की अगर तबाही देखा जाए तो कम से कम $500 मिलियन की है। जी। तो इसके बावजूद भी ये रिहाई कर रहे हैं सीज फायर में। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इजराइल जो है, चाहे वो लेबनान का मामला हो, वहां पे मोर देन 900 टाइम्स इसने सीज फायर का वायलेशन। जी हाँ। वहां पे जो है अभी जमीन को कब्जा किए हुआ है। सीरिया को आपने देखा हो तो सीरियन में पहले ही से का कब्जा था गोलन हाइट का। जी हाँ। गोलन हाइट का कब्जा शुरू से है, और गोलन हाइट इनकी टेरिटरी नहीं है यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के थ्रू। इसको खाली करना है। इससे ज्यादा मजीद इन्होंने और कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जितने इनके सीरियन स्टेट के जितने भी आपके प्रोटेक्शन और डिफेंस के लिए जो साजो सामान था मिलिट्री, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इजराइल जो है वो सीज फायर में बेसिकली इंटरेस्टेड है नहीं। तो डॉक्टर साहब, क्या अभी हम ये समझें कि जैसे कैप्टिव्स को मुकम्मल तौर पर रिलीज करवाया जाएगा तो फिर एक नया कोई काम शुरू करेंगे? नहीं, देखिए इजराइल जो है वो कभी भी ये हमास से पीस नहीं चाहता है। हाँ। और आपने थ्रू आउट आप 1948 से देख लीजिए जी। इसलिए कि पीस इसलिए नहीं चाहता है कि ये मतलब ना पीस के थ्रू इसका जो है ना इजराइल का क्रिएशन हुआ। कोई भी यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है, 400 से ज्यादा रेजोल्यूशन है, किसी एक कुछ ने नहीं माना जी। कोई भी इंटरनेशनल इंक्वायरी कमेटी, किसी भी इंटरनेशनल इंक्वायरी कमेटी को जब गठन किया गया, जब भी इजराइल ने हमला किया, क्या यूनाइटेड नेशन के, कभी किसी इंटरनेशनल इंक्वायरी कमेटी को इसने सपोर्ट नहीं किया। जी हाँ, नहीं किया। बहुत सारे जो आपके जर्नलिस्ट हैं वो नहीं जा सकते हैं बहुत सारे स्पॉट पे, जब तक कि आप इम्बेडेड ना हो। तो इजराइल जो है वो बेसिकली पीस की बात करता ही नहीं, वो तो दुनिया को दिखाता है कि हम पीस की बात करते हैं। आप देखिए कि कहाँ का एक छोटा सा मुल्क है ये जी। अभी आप देखिए कि कनाडा में, मैं कल की बात बता रहा हूँ कि कनाडा में एक बहुत बड़ा आपके एक्टिविस्ट जो कि खुद यहूदी हैं वो जी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, और वो सिर्फ पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट में वो शामिल होते थे जी। वो पढ़े लिखे आदमी, 12-13 उन्होंने किताब लिखा है। उसको जो है वहां पे मॉन्ट्रियल में जो है वहां की पुलिस ने जो उसको अरेस्ट कर लिया जी। और पता ये चला कि मॉन्ट्रियल की जो पुलिस है जी, और जो रॉयल डॉक्टर साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया। बहरहाल मैं उनसे दोबारा हम रब्ता करेंगे और इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। जिस तरह से गाज़ा की सिचुएशन है इस पर हम बात कर रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ हम यूक्रेन के हवाले से भी बात कर रहे हैं। बहरहाल गाज़ा की डॉक्टर साहब जिस तरह से जो सूरत हाल है उस हवाले से
वो बात कर रहे हैं और हम ज़रूर उनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े नए डेवलपमेंट्स इसमें जो है हुए हैं। जी आवाज जी डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल आ रही है, डिस्कनेक्ट हो गया, माजरत। तो वहाँ भी जो कनाडा में जो आपके रॉयल पुलिस, पता ये चला कि वहाँ भी जो है इजरायली उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी, मतलब वहां तक उनकी पहुंच है। तो ये एक तरफ तो इंफॉर्मेशन वार है जिसमें ये अपना वो सारी चीजों को चला रहा है, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि इन्होंने जो है अरबों को भी काफी अपने हाथ में ले लिया था। तीसरी बात जो ट्रंप की पूरी टीम है, लगता है कि बिल्कुल इन्हीं के कैबिनेट के लोग हैं जी, और इन्हीं की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रंप ने जो खतरनाक टाइप का मेरे ख्याल से ये लाया 25 जनवरी को, जो बीच में प्लान लाया गाजा प्लान, जी जी, उसके बाद जो अरब जो थे वो बौखलाए। तो बात हो रही थी आपके सीज फायर पे, तो हमें ये लगता है कि सीज फायर पॉसिबल ही नहीं है इजराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में। लेकिन डॉक्टर साहब ये किस तरह से सरवाइव करेगा इजराइल? यानी एक तो 15 महीनों तक पूरी ताकत आपने झोंक दी, उसका नतीजा क्या मिला? सरवाइव की बात नहीं है, बात तो इसमें ये है कि जब आपने मेथड ये चुन लिया, हाँ, कि हमें उस पर कब्जा करना है, हमें उसको पीटना है, इसका मतलब है कि आप दूसरे को ये दावत दे रहे हैं कि वो भी वही करे जो आपने उसके साथ किया है। अगर आपका मेथड स्ट्रेटजी ये है कि हमें इसका कब्जा, लेकिन कामयाब तो नहीं हुए ना डॉक्टर साहब, कामयाब तो नहीं हुए 15 महीनों में, फिर अब मजीद क्या करेंगे? नहीं तो मजीद ये करेंगे भाई कि आप ये देखिए कि सीज फायर 2 जगह हुआ ना। हाँ, लेबनान में भी हुआ, यहाँ हाँ, यहाँ पर गाजा में भी हुआ। जी हाँ, पूरी इंटरनेशनल मीडिया बैठी हुई है जी। इजराइल में मुसलसल जो है विजिट हो रहा है। ब्लिंकन ने जो 14 मरतबे विजिट किया जी। एंथनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था पहले जी, उसने 14 टाइम्स वहां विजिट किया। हाँ, और उसके बाद जो है फौरन यहाँ पे अभी आ गए 16 तारीख को मार्को रूबियो जी। हाँ, तो आप ये देखिए कि गाजा में जो सीज फायर हुआ, तो यहाँ पे सीज फायर का वायलेशन हुआ कि नहीं? हुआ है जी। मुसलसल हो रहा है, आज भी हुआ है जी। हाँ, और लेबनान में भी हुआ है, हो रहा है, खूब हो रहा है जी। हाँ, उसको छोड़िए, सीरिया से इनका कोई पंगा नहीं था भाई, असद तो चले गए, नहीं वहां पे ये क्या कर रहे हैं? जी हाँ, हमले कर रहे हैं। तो ये सीज फायर इसका मंशा ही नहीं है, मतलब ये सिर्फ मारपीट का मामला है इनका, मतलब कि उनको मारो, उसको दबाओ, उसको पकड़ लो, उसका ये कब्जा कर लो। अब ये बताइए कि वेस्ट बैंक में जैसे यूनाइटेड नेशन की रिलीफ एजेंसी काम कर रही थी, अनरवा, UNRWA जी। हाँ, अब इसके करीब ईस्टर्न जेरूसलम में 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे, उसके जरिए जो स्कूल वहां पे चल रहा था। हाँ, उन स्कूलों को इसने बंद कर दिया वहां पे जी जी। अनरवा के बारे में बोला कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एंटीसेमेटिक है। तो इस तरह की चीजें ये कर रहे हैं, जिसका मकसद क्या है भाई? इनके वजह से जो अमेरिकन थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, ठीक है ना, उन्होंने विड्रॉ कर लिया आपके WHO से जी। तो क्यों किया? उन्हीं की वजह से जो आपके ईरान से जो एटॉमिक मुआहदा हुआ था जी, 5 कंट्री का, उसको ओबामा ने किया था ना 2015 में जी। हाँ, तो उसको भी तो फिर जब ट्रंप आया पावर में 2017 में, तो जून 2018 में उन्होंने, मई 2018 में उन्होंने विड्रॉ कर लिया था जी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप चाहते ही नहीं कि यहाँ पे पीस में रहे, आप ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल दादागिरी आपकी चलती रहे, लोग बर्दाश्त करते रहे। और इस जमाने में मतलब आप देखिए कि वेस्ट बैंक पीसफुल था बिल्कुल जी। हाँ, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद वहां पे जबरदस्त जमीन का हड़प चल रहा है। मैंने पहले भी आपके टीवी पे कहा था कि जो वेस्ट बैंक है वो 3 सेक्शन में इजराइलियों ने डिवाइड किया, A, B, C जी जी। तो ए तो पूरी तरह से कंट्रोल में है, जो 20% है सिर्फ जी, वो फलस्तीन के कब्जे में। उस पे भी इनका जो है सारा इंटरफेरेंस चल रहा है। और बहुत सारी जमीन को जिनको बिल्कुल ही नहीं ले सकते, इनको ये हड़प कर रहे हैं, उस पर सेटलमेंट बना रहे हैं, उस पे मकान का अप्रूवल दे रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि सीज फायर मतलब कि सिर्फ फॉर्मली पॉसिबल है, फॉर्मली का मतलब कागज पे, लेकिन सीज फायर तो हुआ ना दोनों के बीच में जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक नुक्ते पर यह भी बात है, ये भी आर्गुमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उनका जो जाहिर वो एग्रेशन कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के हवाले से, उसका जो है कुछ मामला कुछ और भी है, क्योंकि ये भी समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्योंकि ये एक बिजनेस पर्सनालिटी है, एक टाइकून है, न सिर्फ सियासतदान, तो ये अपने कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट भी है जो फर्स्ट अमेरिका की बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो अमन चाहते हैं, मतलब अमन चाहते से मुराद ये कि कोई ना कोई पीस टॉक हो जाए। नहीं, मैं आपको बताऊं, और यूक्रेन का भी उसी से जुड़ा हुआ है मामला। नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये मेरा भी एक मेरे जहन में भी इस तरह की बात आई थी जी जी,
लेकिन मैं फर्दर मुताला करता रहा, तो मैंने इनका पहला दौर भी देखा। हाँ, जहां मिडिल ईस्ट की बात आती है, जी जी वहां ट्रम्प को आप कभी भी पीसफुल आदमी नहीं मान सकते। जी। जो पहला ट्रम्प था, देखिए इन्होंने क्या क्या किया। वही किया जो इजराइल चाहता था, चाहे वो ईरान का मामला हो, चाहे वो लेबनान का मामला हो, चाहे वो गाजा का मामला हो जी, या पैलेस्टाइन का मामला। टोटल भाई, मतलब जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी थी उसको बिल्कुल यू टर्न कर दिया, मतलब कि सर के बल खड़ा कर दिया, जो कि लोग सोच नहीं सकते थे। भाई गोलन हाइट्स कब्जा किया हुआ है आपके ये सीरिया की टेरिटरी। ट्रंप ने 2018 में कहा कि नहीं, मैं रिकॉग्नाइज करता हूं कि ये इसराइल की टेरिटरी है। कैसे आप कर सकते हैं? तो पूरी तरह से ओपनली वायलेशन, जो कि नहीं, और इससे फायदा क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ी ताकत जो इसराइल का साथ दे रही है। तो अनकंडीशनल सपोर्ट देने का मतलब क्या है? लोग ये सोच रहे थे, मैं भी ये सोच रहा था शुरू में कि शायद ट्रम्प दूसरी बार आएंगे तो एक्सपीरियंस हो गए हैं, ये शायद अब जो है सही, लेकिन अब अंदाजा ये हो रहा है कि दूसरे टर्म में ये ज्यादा खतरनाक हो गया। मतलब दूसरे टर्म में ये ज्यादा और ज्यादा हैबिचुअल हो गई है। इसलिए कि जैसे ही ये पावर में आए हैं, जिस दिन उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, उसमें क्या किया जी, उसमें जो बाइडेन के टाइम में जो पाबंदी सैंक्शन लगे थे आपके 16 यहूदियों पे जी, सेटलर पे, जिन्होंने वहां पे क्राइम किया था, मतलब कि मारा था फलस्तीनी को, तो उस पर से बैन हटा दिया जी। हाँ, उसी के साथ सेटलर के 17 एंटिटीज थे, कंपनीज थे, उस पर बैन लगा दिया था। उस पे भी बैन को हटा दिया जी। तो जो सेटलर हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि सेटलर से इनका ज्यादा बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा जी। और इनके जो दामाद हैं वो बहुत ही बड़े जायनिस्ट हैं। वो इनका चेहरा बहुत खूबसूरत है जी, और बहुत ही मुलायम चेहरा है, देखने में लगता है कि बड़े शरीफ आदमी है, लेकिन बिल्कुल नहीं। उसने बहुत ही मिट्टी जो है, बहुत खराब, वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था वो जैरेड कुशनर जी। हाँ, उसने काफी वहां पे जो है, उसी ने प्लान लाया था कि जो है इकोनॉमी वहां पे रिवेरा प्लान उसी का है जी, मकबूजा इलाकों में जी, फिलिस्तीन के जी। और जो न्यू मिडिल ईस्ट प्लान था आपके सन 2020 का, जनवरी 2020 का, उसमें ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि जेरूशलम पूरा दे दो इसराइलियों को, वेस्ट बैंक में और भी जो जमीन है वो और ज्यादा दो इसराइलियों को, तो ये और पूरा जो है जेरूशलम आप दे दो उसको। तो इसका क्या मतलब है? तो ट्रंप जो है वो, ये कहने की बात है कि वो बिजनेसमैन है जी, लेकिन ट्रंप ऐसे बिजनेसमैन काम नहीं कर रहे। जहां इसराइल का, जहां पे फिलिस्तीन का मामला आता है जी, वो उनकी टीम और नेतन्याहू की टीम, ये बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे है। डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पर ये एक एंगल इसको नहीं देख सकते हम कि ठीक है, वो जाने जारहाना काम या फिर वो गैर मुनसिफाना इक़दामात जो बिल्कुल फ़लस्तीनियों के हक़ के ख़िलाफ़ है, उसके तहत तो काम कर रहे हैं, लेकिन जंगों को रोकते हुए क्या हम ऐसा समझ सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से अब्राहम अकॉर्ड की बात करें या फिर द डील ऑफ द सेंचुरी की बात करें या फिर अरबों को, यानी इस मामले में कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई, देखिए अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ, आपको मैं बताऊं जी, कि अब्राहम अकॉर्ड के पहले आप देख लीजिए इंडिया अकॉर्ड, इसका नाम तो नहीं इंडिया अकॉर्ड, 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी यहाँ पे जी जी, मार्टी गवर्नमेंट थी वो। उसी जमाने में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया था जी। उसी जमाने में इंडिया को ये कहा गया, आपके अमेरिका ने कहा कि तुम इजराइल से फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन कर लो, ठीक है। ये कुछ लोगों ने हमें बताया, एम्बेसडर्स ने बताया था कुछ जी, और हमने उसी जमाने में 91-92 में फुल डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिश किया। और ये इंडिया से वादा किया गया था, मतलब कि इजरायलियों ने कहा था इनके थ्रू, अमेरिकन के थ्रू इंडिया को जी, कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन पे रहेंगे और फलस्तीनी स्टेट का जल्द ही क़याम करेंगे, ये वादा किया था। इसी के बेसिस पे इंडिया ने जो इनको फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन दिया, लेकिन क्या हुआ? क्या नहीं हुआ। तो अब्राहम अकॉर्ड में भी जो है मोरक्को को लाया गया कि भाई मोरक्को में इनकी एम्बेसी आ जाए, सूडान में इनके आ जाए, यूएई और बहरीन आ जाए। तो ये तो पहले ही से, आपके सूडान तो नहीं था प्रो अमेरिकन जी, लेकिन अब तो सूडान में 22 महीने से वहां पे जंग चल रही है आपस में, लोगों ने करवा दिया, बर्बाद कर रहे हैं उसको। तो मोरक्को तो पहले ही से था वो वेस्टर्न, काफी प्रो वेस्टर्न जी। तो वहां पे जो अरब का नॉर्मलाइजेशन लाया जा रहा था, तो अरबों को ये कहा गया था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है जल्दी फलस्तीनी स्टेट कायम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे हुसैन शरीफ ऑफ मक्का को 1916 में ये कहा था ब्रिटिश ने कि आप घबराइए नहीं, फलस्तीन जो है बिल्कुल बचा रहेगा और आपको अपना मुल्क आपके हाथ में मिल जाएगा।
हाँ। लेकिन हुआ क्या, वो सब काबिज हो गए आपके फ्रांस के लोग और उनके लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। जी हाँ। और जो फलस्तीन था उसको जो है आपके बाल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू वहां पे बसाना शुरू कर दिया। जी हाँ। तो हुसैन शरीफ ऑफ मक्का काफी परेशान हुए कि भाई तो आपने गलत किया, लेकिन फिर भी उनके हाथ में फंसे हुए थे। जी हाँ। तो ट्रम्प की टीम जो है वो पूरी तरह से वो बिजनेसमैन अलग है, लेकिन इनके साथ जितने भी लोग हैं, आप देखिए, आप इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देख लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को देख लीजिए, इनके नवाय को देखिए, जितने लोग हैं ये बहुत ज्यादा सिर्फ प्रो इजराइल नहीं, प्रो सेटलर है ये। अच्छा, ठीक है। प्रो सेटलर है। मैं कोई किसी बायस के थ्रू नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने मुताले के बेसिस पे चीजों को देख रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं गाजा की सूरत हाल और यूक्रेन की जंग के हवाले से, और फिर इसके साथ साथ यानी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहा जा रहा है, और फिर इसके साथ साथ जो आलमी ताकतों का जो टकराव है वो इन डिस्प्यूट्स में हम देख रहे हैं, और इसके साथ साथ दीगर ममालिक भी इसमें कहीं ना कहीं यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं कि इन्वॉल्व हैं। और फिर अक़वाम आलम की अगर हम बात करें तो 15 महीनों तक जिस तरह से जेनोसाइड चलता रहा, सारी दुनिया खामोश रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इख्तिदार में आने से पहले उन्होंने यानी अपनी हल्फ बर्दारी से पहले ये कह दिया कि 20 जनवरी तक ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए और जंगबंदी हो जानी चाहिए और कैप्टिव्स को रिहा कर देना चाहिए, अदरवाइज़ जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये एक धमकी नहीं थी उनकी, बल्कि उसके बाद भी मुसलसल कुछ ना कुछ यानी मामलात के तहत उन्होंने कहा कि ये ऐसा कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा। इवन यहाँ तक कि अभी जंगबंदी का मामला, उस पर जो है अमल चल रहा है जिस अंदाज में भी सही, तो इसमें इसी दौरान उन्होंने कहा कि गाज़ा को मुकम्मल तौर पर कब्जा करने की, या फिर यहाँ से फ़लस्तीनियों को निकाल देने और फिर यहाँ पर जो है बाज़ाबादकारी करने, या फिर वहाँ डेवलप अपने अंदाज से करने। तो उसमें भी बहुत सारी बातें आगे पीछे होती रही हैं। तो उस हवाले से भी मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकियाँ दी, और मतलब ये एक अखली तौर पर भी अगर देखा जाए तो किस तरह से यानी इस बात को तस्लीम किया जा सकता है, वो लोग जिनसे आप अपने कैप्टिव्स को नहीं छुड़ा पाए थे, सारी ताकत आपने लगा दी, तो अब आप उनसे ये कह रहे हैं कि सारा गाज़ा आप छोड़ के निकल जाएं, मिस्र चले जाएं, उर्दन चले जाएं, कभी जो है सऊदी अरब चले जाएं, तो एक अकल भी इसको तस्लीम नहीं करती। तो दरहकीकत डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐसे ही मतलब ये धमकियां दे रहे हैं जो जी मैंने आपको देखिए बोला था कि ये जो रिवेरा का जो प्लान था कि वहां पे बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा, जी जी, लेकिन पूरी गाजा पट्टी जो है उसका वेस्टर्न पार्ट जो है पूरा सी कोस्ट है, मतलब समुद्री का किनारा है, तो नजर भी बहुत खूबसूरत होता है। जी जी, डॉक्टर साहब मैं आपकी इजाजत से माजरत के साथ, ये विजुअल्स बड़े वायरल हो रहे हैं। आज जो 6 कैप्टिव्स को रिहा किया जा रहा था, तो उसमें से एक कैप्टिव ने यानी खुद हमास के जो एक उसमें मुसल्ला जो ठहरे हुए हैं वहां पर, उनके पेशानी को बोसा लेते हैं, मतलब बड़ा खुश दिली के साथ। तो ये जो वहां से निकलने वाले कैप्टिव से नाजरीन, उनका ये हाल है कि जिन्होंने इनको यरगमाल बनाया, उनसे इनको कितना मतलब हम इस दौरान जो है कितना वो जुड़ चुके हैं और कितना वो एक खुशी महसूस कर रहे हैं, मतलब उनका जो है। तो ये मनाजिर बता रहे हैं, और वही जो फ़लस्तीन के महरूसीन जो इजराइल की जेलों में थे वो जो निकले, उनका क्या हाल है और उनकी क्या एक एक की कहानी है, वो आप सुन सकते हैं। बहरहाल माजरत डॉक्टर साहब जी, प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है, देखिए ये तो पूरी दुनिया जानती है जी जी कि जो फलस्तीनी हैं, चाहे वो आपके साउथ लेबनान में हो या जॉर्डन में हो या आपके वेस्ट बैंक में है, जो ईस्ट जेरूसलम में है, जो गाजा में है, जी, ये जितने भी फलस्तीनी हैं जो कि अपने जमीन में है और जो बाहर में है, हाँ, वो सब दहशतगर्दी के शिकार हैं और जेनोसाइड के शिकार हैं। अब जैसे कि गाजा का ही एग्जांपल लें, तो गाजा में अभी जेनोसाइडल वॉर अटैक चल रहा है आपके 2023 अक्टूबर से। जी, इसके पहले देखें 2021 में भी इन्होंने अटैक किया था। हाँ, इसके पहले आप देखें 2018 में भी इन्होंने अटैक किया था। जी, 2018 के पहले आप देखें 2014 में भी इन्होंने अटैक किया था। 2014 के पहले जाए 2011 में इन्होंने अटैक किया था। उसके पहले आप जाए 2008 और 2009 में इन्होंने अटैक किया था, जी, सिर्फ गाजा पे। और 2006 में इनकी जंग आपके लेबनान से होती, जी हाँ। तो ये एक छोटी सी पट्टी में मतलब कितनी जंगें हुई, कितने इन्होंने मारे लोग, जी। आप ये देखिए कि इन्होंने जैसे आप देखिए कि इन्होंने हॉस्पिटल को बॉम्ब कर दिया, जी हाँ। या जैसे कोई आदमी जख्मी हो गया, अब उसको जख्मी को उठाने जो एम्बुलेंस आ रही है उस पर बॉम्बिंग की, मतलब कि ताकि जो एम्बुलेंस है वो ले ना जा सके। ये क्या चीज दिखाती, मतलब ये किस तरह का इनका जहन है। एक आदमी जो कि बिल्कुल मर रहा है,
बिल्कुल जख्मी हालत में, उसको आप हॉस्पिटल भी नहीं ले, ये पूरी तरह से तमाम इंटरनेशनल लॉ, चाहे वो जेनेवा कन्वेंशन हो या जो भी कन्वेंशन हो, सबको वायलेशन जी पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो दो तरह के लोग, एक वो लोग जो इख्तिदार में और एक वो लोग जो इख्तिदार में नहीं। पूरी दुनिया में आप देखेंगे, चाहे वो स्पेन हो, स्पेन खैर स्पेन गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, स्पेन गवर्नमेंट ने लिया, आयरलैंड के गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, उन्होंने ट्रम्प प्लान को भी नकारा और फिर हमदर्दी भी जताई इसके फलस्तीनियों से। लेकिन ज्यादातर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो बिल्कुल ब्लाइंड है, देख नहीं रहे हैं, और या देख भी रहे होंगे तो बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो साथ दे रहे हैं जालिमों का। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब ट्रम्प का जो मंसूबा है, इसके साथ अरबों को किस तरह से आप कनेक्ट देख रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे जो आवाम है वेस्ट में, जी, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा, जी, आवाम में यहूदी भी कुछ है जो जहां पे फलस्तीनों के खिलाफ जो हो रहा है उसके खिलाफ एहतजाज पर। हाँ, क्या बता रहे थे ट्रम्प का? अब यहाँ पर ट्रम्प का जो मंसूबा जो भी उन्होंने कहा, तो उसमें अभी आगे अरब ममालिक को किस तरह से देख रहे हैं? सऊदी अरब में जो कुछ चल रहा है, मंसूबा था, ये एक हाइप था, जी, एक मेटाफर था, और ये एक साइकोलॉजिकल एक स्टंट था, साइकोलॉजिकल। जैसे उसने कहा कि जैसे मैं तबाह कर दूंगा, हाँ, मैं हमास को खत्म, भाई हमास का मतलब है कि फलस्तीन को खत्म करना पड़ेगा आप, है ना, तो उसको खत्म करना चाहे तो करें। 2.3 मिलियन लोग हैं, लेकिन अल्लाह का निजाम है कि जो जुल्म करता है वो मरने के बाद तो हिसाब किताब अलग है, दुनिया में ही उसका बदला मिलता है। तो जो भी फलस्तीनियों के खिलाफ किया जा रहा है, जो भी लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, जी, किसी के भी खिलाफ, दे हैव टू पे द प्राइस, उनको प्राइस पे करना होगा, आज नहीं तो कल, ये एक नेचुरल निजाम है, जी। तो ट्रम्प का जो ये आया था मंसूबा, आपके 25 जनवरी को आया था, जी, कि हम रिलोकेट करेंगे गाजा को, जी, और कहाँ रिलोकेट करेंगे? जो जॉर्डन भेजेंगे और इजिप्ट भेजेंगे, जी। फिर 4 फरवरी को उसने कहा कि नहीं हम भेजेंगे, इनको हटाएंगे यहाँ से। 5 फरवरी को कहा कि नहीं, इनको भेजेंगे लेकिन फिर बुला लेंगे वापस जब रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा गाजा, जी, का, जी। फिर 6 को कहा कि नहीं, हम इनको जो है मैं पूरे गाजा को मैं ले लूंगा, टेक ओवर कर। फिर जो है 10 फरवरी को इसने हमास को थ्रेट किया। फिर इसने जो है आपके 10 फरवरी को ही जो है इसने थ्रेट किया आपके इजिप्ट को और जॉर्डन को कि मैं तुमको जो है मिलिट्री एड देता हूं, मैं वापस ले लूंगा। और आजकल की न्यूज में ये है कि इन्होंने कहा कि नहीं भाई वो तो मेरा एक सजेशन था, हाँ, मुसलत नहीं करूंगा। मुमकिन नहीं, इसलिए कि देखिए ये लोग सोच रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि फलस्तीनियों को किसी तरह से दबाव में ला करके, अब तो इनके पास कुछ बचा नहीं, हाँ जी, हाँ भाई, 90% जो इनके होम्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जी। 97% जो इनके आपके वेयर हाउसेस इलेक्ट्रिक के वो तबाह हो चुके हैं, जी हाँ, सारे चीजों को बर्बाद कर दिया पूरी तरह से, जी। लेकिन मैंने पहले भी आप ही के टीवी पे कहा था कि हौसले को ये नहीं किया, नहीं कर सके। जो विल है इनका, तो फलस्तीन का जो विल है वो बड़ा स्ट्रांग विल है, इसलिए कि सारे जो भी लोग वहां पे शहीद हुए, लड़ते हुए, वो किस लिए लड़ रहे हैं? वो यहूदियों के खिलाफ थोड़ी है, वो यहूदी के खिलाफ नहीं है भाई, यहूदी तो पहले भी थे, ये पुराने जो यहूदी तो पहले भी थे, वो आज भी वहां पे रह रहे हैं। यहूदी तो कुछ आपके ईरान में भी है, हाँ, यहूदी तो कुछ आपके वहां भी हैं, यमन में भी है, यमन में भी है, नहीं टर्की में भी है, टर्की में भी है, जी हाँ, उनके एक एमपी भी होते थे। तो ये फलस्तीनी उनके खिलाफ नहीं, फलस्तीनी तो इसके खिलाफ है कि आपने उनकी जमीन को कब्जा कर रखा, जी हाँ, आप कब्जा छोड़ दीजिए। तो ट्रम्प को तो ये कहना चाहिए था कि जो फलस्तीन के जमीन में जो बस गए इलीगल, उन्हें वहां से हटाना चाहिए था, हाँ जी हाँ, उनको तो भागना चाहिए, भाई आपने उनका कब्जा कर रखा, भागो यहाँ से। तो फलस्तीन जो है इनके ऊपर ये मुसलसल साइकोलॉजिकल प्रेशर लाने, साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसे हुआ? खामोश रहे पूरे अरब, जी, ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था। आप कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब, अब आप देखिए जब ट्रम्प का प्लान आया, जी, तो अल-सीसी 3-4 दिन पहले मैद्रिद में थे, स्पेन में थे, हाँ, तो अल-सीसी काफी प्रो अमेरिकन है भाई, काफी सपोर्टर है अमेरिकन, उनकी मदद की। लेकिन कुछ एक ऐसा पॉइंट आता है ना कि जब वहां पे आदमी थेसिस से एंटीथेसिस हो जाता है, जी जी, तो ऐसा पॉइंट आया कि अरबों ने भी कहा कि हाउ इट इज पॉसिबल, आप ऐसा नहीं कर सकते, उनको वहां से हटा नहीं सकते। फिर नेतन्याहू ने ये कहा कि भाई सऊदी अरबिया के पास तो बहुत जमीन चले जाए, जी हाँ। जब इसने ये कहा यहाँ पे, तो सऊदी अरबिया में जितने न्यूज़पेपर थे सब टूट पड़े इन पे, और काफी जो है वहां पे क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई
ये वगैरह वगैरह। तो आज आप देखिए कि कल मीटिंग हुई है, इनफॉर्मल मीटिंग हुई है यहाँ अरबों की बात जी, रियाद में जी, लेकिन कोई उनका स्टेटमेंट उस पर नहीं आया, लेकिन इनफॉर्मल मीटिंग जी जी, और उसमें इजिप्ट का जो प्लान है उसको डिस्कस किया गया है जी। उसमें सिर्फ ओमान नहीं थे, बाकी सारे गल्फ कंट्रीज थे। हाँ, और आपके उसमें इजिप्ट भी था, वहां पे हाँ जॉर्डन भी था जी, उसके अलावा आपके यूएई और आपके सऊदी अरबिया और बहरीन और कतर ये सब मौजूद थे वहां पे। इजिप्ट प्लान ये है कि वहां पे नेशनल कमिटी, पैलेस्टीनियन नेशनल कमेटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा जो वहां पे रूल करेगा जी, वहां पे गवर्न करेगा। अभी जो गाजा में सीज फायर के बाद जी, पैलेस्टीनियन नेशनल कमेटी उसका नाम है। ये बेसिकली इजिप्शियन प्लान है ये जी। दूसरा उसमें मुद्दा ये है कि वहां पे इंटरनेशनल सपोर्ट के थ्रू रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा जी, और रिकंस्ट्रक्शन में कहा जा रहा है कि 60 बिलियन 70 बिलियन का उसमें शायद नुकसान हुआ है। हाँ, और रिकंस्ट्रक्शन के दौरान गाजा के लोगों को गाजा से हटाया नहीं जाएगा। ये प्लान जो डिस्कस हुआ है परसों भी, कल 21 तारीख को, मतलब आज तो 22 है जी, रियाद में। और वहां पे जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए, 2 स्टेट का मतलब इजराइल तो है ही जी, बन गया, अब फलस्तीनी स्टेट को वजूद में लाना है, उसके लिए भी मुसलसल काम होना उस पे काम होता रहेगा जी। तो ये 3 पॉइंट है। इसके बारे में फाइनल जो इस पे डिसीजन लिया जाएगा, ये 4 मार्च को एक अरब लीग की मीटिंग होने वाली है कैरो में, कायरा जी जी। तो ये होने वाली थी आपके पहले ही, लेकिन इसको मुलतवी करके 4 मार्च कर दिया है जी। तो इसका मतलब है ट्रम्प का जो एजेंडा था, एक हाइप था जी, तो वो आपके रिजेक्ट हो गया। और जब मार्को रूबियो गए हैं यूएई जी, यूएई काफी प्रो अमेरिकन है भाई, बल्कि प्रो इजरायली भी है जी हाँ, अनडाउटेडली। लेकिन मुसलसल ये बहुत सारी चीज सप्लाई करते रहे इजराइल को इस 15-16 महीने में जी हाँ। लेकिन वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि भाई ये नहीं होगा, कि आप वहां से उनको हटा दीजिए और ये कीजिए, उसको टेक ओवर कर लीजिए। तो बेवकूफी, कभी कोई आदमी जब बेवकूफी जो बदमाशी करता है ना, तो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है कि जो उसका दोस्त है वो भी उससे जो है परहेज करने लगे जी। इसलिए कि इनकी बदमाशियां इतनी बढ़ गई। अब देखिए इसराइल ने जो काम किया है वहां पे, वो हमास से तो लड़ा नहीं जी हाँ भाई, आम लोगों को किसकी हुई वहां पे, करीब 70 से 80 हजार लोग मारे गए जी एक्चुअल में, एक्चुअल जी हाँ। 1.5 लाख लोगों को आपने जो है बिल्कुल डिसेबल कर दिया बुरी तरह से। हाँ, कितने बच्चे, कितने औरतें, किसी भी कंट्री ने सिवाय वेनेजुएला को छोड़ करके, और मेरे ख्याल से क्यूबा है या वेनेजुएला है, उसको छोड़ करके, और सऊदी आपके साउथ अफ्रीका, किसी ने वहां से, टर्की को छोड़ के किसी ने एम्बेसडर को वहां से बुलाया नहीं, किसी ने डी रिकॉग्नाइज नहीं किया, किसी ने ये नहीं किया कि इसको जो है आपके यूनाइटेड नेशन के मेंबर से हटाइए। तालिबान की गवर्नमेंट आई ना भाई जी हाँ, तो तालिबान की गवर्नमेंट को तो किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया जी हाँ। क्यों? कि औरतों को तालीम नहीं दे रहे हैं, यही नहीं है मुद्दा जी। औरतों को तालीम नहीं, कोएड एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, बात तो सही है, क्यों नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इस पे आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया जी हाँ। लेकिन वहां जो औरतों को 17,000 20,000 औरतों को मार दिया गया जी हाँ, और कितनी औरतें बेवा हो गई, कितनी औरतों का जो है वहां पे वायलेशन हुआ उनके मोरल का गाजा में जी, तो उस पे क्वेश्चन हुआ क्या? नहीं। तो ये पूरी तरह से जो गाजा हुआ है, तो मैंने कहा कि गाजा एक तराजू है, इस तराजू पे वेस्ट के डेमोक्रेसी को तौल सकते हैं जी हाँ बिल्कुल, कितने डेमोक्रेट हैं, कितने सिविल राइट्स हैं, कितने ह्यूमन राइट्स वाले हैं बिल्कुल, ये हो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, सारे चेहरे बेनकाब हो गए। पहले चेहरा बेनकाब हो गया था आपके इराक के ऊपर में जी हाँ, ईरान के ऊपर में। तो मैं ये कह रहा था इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इसका यही है। देखिए डिप्लोमेटिक मींस को अपनाया गया, ये फेल कर गया, निगोसिएशन फेल कर गया जी। फलस्तीनियों ने बहुत कंसेशन दिया इजराइल को, ये भी फेल कर गया। सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है कि जिस तरह का रिस्पांस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दिया है आपके अफगानिस्तान को 2001 में जी, उस लीबिया को दिया, लीबिया पे नो फ्लाई जोन बनाया, उस पर अटैक किया जी। इराक पे जो है अमेरिका ने अटैक किया, तो जो आपने मिलिट्री रिस्पांस तैयार किया था इराक के लिए, अफगानिस्तान के लिए, लीबिया के लिए, सीरिया के लिए, उसी तरह का प्रोपोर्शनेट रिस्पांस जब तक के वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स को नहीं मिलेगा, वो लाइन पे नहीं है। हाँ, ये बात है, मैं शुरू से यही कह रहा हूं। और ये अप्रोच जो है आपके ईरान का है, इसलिए कि देखिए जो बदमाश आदमी होता है ना, तो उसको आप जितना भी समझाएंगे वो बदमाशी और बढ़ा देगा जी।
तो जब तक के जो रिस्पॉन्स वो दे रहा है दूसरे को, वही रिस्पॉन्स अगर उसको नहीं मिला तब तक वो लाइन पे नहीं आया और बल्कि बदमाशी बढ़ाता जाएगा। अब ये कौन करेगा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम दुनिया के है इसमें ईरान है, लेकिन ईरान से भी गिला ये है कि वो क्या मतलब कर रहा है 15 महीनों तक जो जिस तरह से करना चाहिए था डायरेक्टली वो नहीं किया। जी देखिए, एक तो ये है कि आपने देखे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन जो भी फूड है, मेडिसिन है, इसमें यूनाइटेड नेशन की बॉडीज काफी काम कर रही हैं, जी एनजीओ काम कर रहे हैं और इजिप्ट के लोग काफी फेवर हैं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उस फेवर में। जी उसके अलावा जो भी रेजिस्टेंस फोर्स है, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो फलस्तीन में हो, हाँ वो भी रेजिस्ट कर रहे हैं। जी ईरान जो है वो काफी डिप्लोमेसी का कार्ड खेला, वो फेल कर गया, चाहे वो न्यूक्लियर इशू हो या जो भी इशू हो, या आपके उसके पास उसकी वजह पाबंदी लगी हुई है। जी ईरान ने एक और कार्ड खेला जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी कार्ड। जी तो प्रॉक्सी कार्ड में भी एक कामयाब हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ। अब ईरान के पास ऑप्शन है कि ये खुद मैदान में उतर जाए। जी ठीक है, अगर ये नहीं उतरे 2 साल के अंदर तो वही हाल होगा इनका जो सीरिया का हुआ है। अगर सीरिया 10 साल पहले, 12 साल पहले प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स उन लोगों को देता जो उन पे हमला कर रहे थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं जी, लोग समझ रहे होंगे जी, अगर प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, इक्वल रिस्पॉन्स अगर वो इसराइल सीरिया दे देता उन लोगों को जो उन पे हमला कर रहे थे, जी हाँ, तो आज सीरिया की हालत नहीं होती और जो लोग आज मजबूत बने हुए वो कमजोर होते। तो इसलिए कि आज तो वही खत्म हो गया और बुरा हाल हुआ। जी हाँ, तो इसमें तो तकाजा ये है कि भाई, एक तो तकाजा ये है कि आप माफ कर दीजिए और फिर आप घर बार छोड़ के। तो डॉक्टर साहब ये सिलसिला जारी रहेगा और क्या अब अगला हदफ हम ये देख सकते हैं कि जैसे सीरिया की आपने बात की, तो क्या अब ईरान पर भी कोई डायरेक्टली, क्योंकि इनडायरेक्टली तो बहुत कुछ कर लिया गया। देखिए, ईरान पे हमें लगता है कि पहले जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें इजराइल ये चाह रहा था कि डायरेक्ट नहीं वॉर में आए ईरान के साथ, बल्कि अमेरिका को उससे भिड़ा दे जी, उलझा दे उसको। ट्रम्प को ये देखा जा रहा है कि ट्रम्प की टीम जो है ये तो साथ में है इजराइल के जी, लेकिन ट्रम्प जो है वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा ईरान पे जी। हो सकता है कि ट्रम्प की फुल बैकिंग हो इजराइल को, और तो है ही, बैकिंग तो है ही। हो सकता है कि इजराइल इस पे कोई एक्शन ले, लेकिन इजराइल इस बात से अवेयर है कि ईरान जो है वो एक मतलब ऐसी ताकत नहीं है कि जिसको आप मतलब पीट दें वो पिटा जाए जी। जब आप गाजा में फलस्तीनियों को जब आप नहीं दबा सके, खत्म नहीं कर सके उनके रेजिस्टेंस को, तो ईरान तो बहुत बड़ी ताकत है। और ईरान अगर उलझेगा तो उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट को भी नुकसान होगा। और मैं ये समझता हूं कि वहां पे अरब वर्ल्ड में जो सऊदी अरबिया ये भी नहीं चाहेगा कि ईरान पे हमला जी। मैं इसलिए कि देखिए, ईरान अगर उलझेगा तो उसके लपेटे में बहुत कुछ लोग आएंगे, बहुत कुछ होगा जी हाँ। और उसमें हो सकता है कि रशिया भी आ जाए जी, चाइना भी आ जाए। तो अगर इजराइल वहां पे कदम उठाता है गलत, तो हो सकता है कि उसके काफी नुकसानात होंगे, चाहे नजदीक हो या देर में हो, लेकिन 2-3 साल में चीजें काफी चेंज होंगी। उसी तरह से यूक्रेन में आप देखें, हाँ, बिल्कुल यूक्रेन में आप देखें कि जी ट्रम्प और आपके यूरोपियन यूनियन में अभी बन नहीं रही। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अभी 2 दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने $700 बिलियन जो है वो सैंक्शन कर दिया आपके इसके लिए, यूक्रेन के लिए जी। और ये कहा कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी है वो यूरोप की सिक्योरिटी जी। इसका मतलब यह है कि पहले तो अमेरिका उलझा हुआ था रशिया से यूक्रेन के जरिए जी, सामने यूक्रेन था, पीछे अमेरिका था। अब ट्रम्प के बनने के बाद अमेरिका पीछे हट गया, इसलिए कि अमेरिका ने करीब 200-250 डॉलर उसमें जो है अपना $बिलियन लॉस कर गया वो दे करके जी। अब जब ट्रम्प पीछे हट गए तो यूरोपियन यूनियन सामने आ गए। हाँ, तो वही है कि ये जो चीजें जिस तरह से तब्दील हो रही हैं आपके यूक्रेन में, सूडान वहां डिस्टर्ब है, लीबिया डिस्टर्ब है, यहाँ आपके इसराइल ये आपके फलस्तीन डिस्टर्ब है, सीरिया डिस्टर्ब है, येमेन वहां डिस्टर्ब है, तो हमें ये लग रहा है कि चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। अच्छा, और जो अमेरिका का भी जो इंटरेस्ट है रशिया से जी, आपकी दोस्ती का, तो बेसिकली इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है रशिया, इसलिए कि रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है जी। और रशिया ये जानता है कि ये ब्लैक हॉर्स है
ट्रम्प, उस पर भरोसा नहीं करते पूरी तरह से। और ये भी जानते हैं कि रशिया और अमेरिका में दोनों में कभी भी कॉम्पेटिबिलिटी नहीं हो सकती है जी। और तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो काफी खतरनाक दौर के तरफ बढ़ने का इशारा दे रही है। अच्छा। मुझे जो लग रहा है, इसलिए कि देखिए हालात बेहतर नहीं हो रहे, जैसे कि हमास कोशिश कर रहा है कि सिचुएशन ठीक हो, लेकिन डेली धमकी दे रहा है इजराइल कि मैं ये कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, और डेली वायलेशन भी हो रहा है। तो इस तरह से कैप्टिव छूटने के बाद कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। एक चीज इसलिए मैंने पहले भी दूसरे पे टीवी पे कहा कि इजराइल और फलस्तीन में सीज फायर पॉसिबल ही नहीं है। भाई एक जो है टेररिज्म का विक्टिम है और एक जो है टेरर कर रहा है, तो दोनों में कैसे होगा? नहीं हो सकता। सरेंडर ही हो सकता है, फलस्तीनी सरेंडर करेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ना, तो इसका नहीं, तो इसका सिर्फ इलाज ये है कि या तो आप फलस्तीनियों को बचाने के लिए नो फ्लाई जोन क्रिएट कीजिए जी, वो तो दुनिया की, उनको बचाने के लिए जो लोग उनको मार रहे हैं उन पे इकोनॉमिक सैंक्शन लाइए जी, या उन पे मिलिट्री सैंक्शन लाइए, या उन पे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन लीजिए। वो भी होने वाला नहीं है डॉक्टर साहब, वो भी मिलिट्री इंटरवेंशन किसी तरह से, वो भी किसी तरह से अगर वो करने वाले होते तो 15 महीने जुल्म होने नहीं देते। चीज जो है ये वेस्टर्न करेंगे नहीं। जी हाँ। अब इसके उम्मीद थी कि ये अरब करेंगे जी, अरब ने किया नहीं कुछ, तो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद ईरान इसमें पहल करे, और ईरान को पहल करना पड़ेगा। अगर ईरान ने पहल नहीं किया 2-3 साल में जी, तो ईरान को नेगेटिव इंपैक्ट मिले, इसलिए कि ईरान जब तक कि ये नहीं दिखाता है कि मैं भी कुछ कर सकती, इसलिए कि देखिए 2 बार ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है जी, रिस्पॉन्ड किया है ना, उससे तो फर्क पड़ा जी। तो इनको प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स चाहिए, बगैर उसके इनका दिमाग सही नहीं होगा जी। और फलस्तीनियों को अब एक्टिव सपोर्ट चाहिए, इसलिए कि उनके बर्बाद होने के बाद भी कोई रिमोर्स नहीं, पछतावा नहीं है इनके दिल में, कोई रहम नहीं है कि मैंने गलती हो गई, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए जी। तो अगर रिमोर्स नहीं तो इसका मतलब आगे ही फिर कुछ कर सकते हैं ना जी, और ये कर भी रहे हैं। वही वेस्ट बैंक में तो चल ही रहा वायलेंस। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल मैं करूंगा वो ये है कि रशिया और चाइना को आप मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि इनके भी इंटरेस्ट है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और फिर यूक्रेन की वॉर, तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन और फिर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बातचीत होने जा रही है जिस तरह से सऊदी अरब की मेज़बानी में, तो इसको भी लेकर बहुत सारी पॉजिटिव जो है सोच बन रही है। तो इसके इम्पैक्ट्स मतलब क्या डॉक्टर साहब, अगर हम जल्दी में अनखरीब देखें तो क्या हो सकते हैं? कोई पॉजिटिव बात? चाइना और रशिया को दोनों को इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली तो है, इसलिए कि चाइना से मामला उलझा हुआ है जी, चाहे वो ताइवान का मामला हो या साउथ चाइना सी का मामला हो, या आपके कोविड जो हुआ फॉर एग्जाम्पल जी, वही तो कहा गया वो चाइना से फैला है, हाँ, लेकिन फैलाने वाले कोई और थे जी, फैलाने वाले कोई और थे, पूरी दुनिया जान रही है ये, और उसमें चाइना के ट्रेड को खत्म करना था, उसको बदनाम करना था, हाँ ठीक है। तो चाइना से इनकी बनेगी नहीं। चाइना जो इमर्जिंग पावर है, चाइना एक कॉम्पिटिटर है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज का जी, चाहे वो आर्म्स हो या कोई भी गुड्स हो, तो तमाम चीजों में चाइना बहुत आगे जा रहा है जी, और खुद वेस्टर्न कंट्रीज उनको खरीद रही है, तो चाइना उनके लिए एक इकोनॉमिक थ्रेट है जी, और आज ना वो कल चाइना से उलझेंगे। तो ये तो है। रशिया का आपने देख लिया कि यूक्रेन के जरिए जी रशिया को कितना जो है डैमेज करने की कोशिश की गई जी, और रशिया जो है वो काफी टॉलरेट कर रहा था, मतलब यहाँ तक कहा कि भाई ये इसका पुतिन का ट्रायल करेंगे, क्रिमिनल ट्रायल होगा इसका जी, हाँ, जैसे सद्दाम हुसैन का किया इन्होंने, जैसे हिटलर का किया, इस तरह से जी जी। तो चाइना से भी एक तरह से कहिए कि इनका एक मतलब के इनकी बन नहीं सकती जी, जो सिचुएशन है। रशिया से भी इनके इख्तलाफात इस तरह के अंदरूनी हो गए हैं कि ये बन नहीं सकते। अगर अमेरिका साथ भी देना चाहेगा पुतिन का जी, तो पूरा यूरोप खिलाफ हो जाएगा, ठीक है, तो ये साथ देने सकते। तो डॉक्टर साहब ये सारी सरगर्मी जो सऊदी अरब में हम देख रहे हैं आरजी हो सकती है, टेम्पररी हो सकती है, खत्म हो गया जी जी, तो वो टर्म थे। उसी तरह से आप देखेंगे कि पता नहीं आप क्या बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो सऊदी अरब में जो कुछ अभी एक्टिविटी हमको दिख रही है ये टेम्पररी हो सकती है, मतलब लॉन्ग टर्म में इसको हम नहीं देख सकते। 2 मिनट है डॉक्टर साहब हमारे पास जी। देखिए सऊदी अरबिया ने जो स्टैंड लिया वो काफी माकूल स्टैंड लिया है जी,
और यूएई, इसलिए कि देखिए एक सिचुएशन है कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक होता है कि लिमिट है उसकी। जी जी। एक 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 रेड जोन है, आपने वो रेड लाइन को भी क्रॉस कर दिया कि हम इसको टेक ओवर कर लेंगे, तो उसमें सऊदी लोग भी बौखला गए। ये कल हो गए, उनको भी कर सकते हैं ना कुछ। जी हाँ। तो सऊदी सारे लोगों ने जो है रिजेक्ट किया। इस पे जो है देखिए काफी ये हुई, बेइज्जती हुई ट्रम्प की। और ट्रम्प की बेइज्जती हुई इजराइल की वजह से। जी। उसकी जो बेइज्जती हो रही है इजराइल की वजह से हो रही है। जी जी। और उसका रियलाइजेशन है नहीं उनके पास। जी जी। तो अरब वर्ल्ड भी जो है ये जान रहा है कि अगर ईरान को भी ये डैमेज करना चाहेंगे इजराइल, तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो अरब वर्ल्ड पे पड़ेगा। ये तो बगल में सारे लोग हैं ये। जी हाँ, एग्जैक्ट। तो अरब वर्ल्ड भी ये अब देख रहे हैं कि भाई ये इस तरह से जो पॉलिटिक्स हो रही है ये खित्ते के लिए खतरनाक है। तो अब ये जरूरी हो गया है कि अरब वर्ल्ड जो है वो दोबारा जाग जाए और जितनी भी वहां पे वायलेशंस हो रहे हैं उस पे वो असर्ट करे और उस पे वो स्ट्रांग स्टैंड ले। और मैं समझता हूँ कि शायद 4 मार्च को जी ये फाइनल हो पाएगा कि ये किस तरह का स्टैंड वहां पे ले रहे हैं। यकीन ये पता चलेगा और उसके बाद फिर देखना यही होगा कि फिर क्या सारी चीजें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया और मुझे माफ कीजिएगा अगर हमारे जुबान से कोई बात गलत निकली। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें माकूल और पूरी फैक्टफुल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करता हूँ कि आप अपना जो है कीमती वक्त इनायत करते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बहरहाल देखना यही होगा कि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अरबों का जो इजलास होगा हंगामी तौर पर हम कहें इसको, बहरहाल गाज़ा के हवाले से और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो एक मंसूबे का जो मंसूबा सामने लाया गया उसके मुखालिफत में, लेकिन दरहकीकत एक स्टैंड जो लेना चाहिए, क्या वो अरब ले पाएंगे इसराइल के खिलाफ या अमेरिकी इस जारहियत के खिलाफ, ये बड़ा अहम जो है माने रखता है। तो वो क्या होगा वो 4 मार्च पर जो है पता चलेगा। तो बहरहाल इजाज़त दें, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिस अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।